जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं बना रहा था, उसमें से हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में पहले और दूसरे पार्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखने में तो बड़ी मज़ाक़खेज़ लगती हैं कि शायद ये बच्चे जो हैं इनको ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चे को ये आती नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, बच्चों को, बहुत से बच्चों को उन चीज़ों का नहीं पता जो पार्ट 1 और 2 में बताया गया। और फिर उन्हें मैथ की बहुत प्रॉब्लम फेस आती है, बहुत ज़्यादा सर खपाने के बावजूद भी, बड़ी मेहनत से समझाने के बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आती। तो इस तरह से अब पार्ट 3 में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखने में तो शायद ऐसे लगे कि ये क्या है, 3, 4 और 5 वाले जो बच्चे हैं, 6 वाले जो बच्चे हैं उनकी बातें हैं। तो ये 9, 10 और बड़े बच्चों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये छोटे बच्चे भी इनको समझ सकते हैं, और बड़े बच्चे जो ख़ासतौर 9, 10 में आ गए हैं वो समझते हैं कि मैथ के हमारे बेसिक कंसेप्ट नहीं ठीक, तो मैथ हमने इतनी अच्छी तवज्जो से नहीं पढ़ा, तो वो इनको लाजमी देखनी चाहिए। तो अब ज्योमेट्री के हवाले से आज जो है, पहले वो जो पहला फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ इंटीजर्स के हवाले से मैंने बताया है कि इंटीजर्स यानी कि सही अदाद जो हैं उनको किस तरह से प्लस माइनस करते हैं। साइन की बहुत सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इंटीजर्स को किस तरह से प्लस माइनस करना। और सेकंड पार्ट में वो कुछ अलजबरे के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, और ख़ास तौर पर फ्रैक्शन के हवाले से, यानी बटे वाली जो कसर है उनको किस तरह से, ज़रब किस तरह करना है, तकसीम किस तरह से करना है, प्लस किस तरह से करना है, माइनस किस तरह से करना है, ज़ाफ़िल किस तरह से लेना है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा ज़हन में रखेंगे। ये पहले 2 वीडियोज़ में मुझे बताना याद नहीं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप सीखते हैं, आपको समझ आ भी जाती है, तो इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इन्हीं क्वेश्चन के इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है उनकी आप प्रैक्टिस करें, किसी के साथ बैठ कर डिस्कस करें, उनको चेक करवाएँ, तो फिर ये आपके क्लियर फिर होंगे। अदरवाइज़ एक दफ़ा से सिर्फ समझने से नहीं, इसके बहुत से कम एक एक चीज़ के मतलब, जो फ्रैक्शन के मतलब आप 15 से 20 क्वेश्चन करें, वो देखें, कुछ आपके ठीक होंगे, कुछ गलत होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपको समझ आती जाएगी तो आपके सारे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो वो पहले जो हमारे मैथ मशक जो लिखी होती है, ये एक्सरसाइज़ का क्या मतलब, एक्सरसाइज़ का मतलब यही होता है कि एक्सरसाइज़ करना। एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है, वर्जिश। वर्जिश में जो चीज़ भी हम करते हैं तो वो हम बार बार करते हैं, तो इसलिए उसको एक्सरसाइज़ कहते हैं। और एक्सरसाइज जो है इंग्लिश में एक्सरसाइज़ कहते हैं। और एक्सरसाइज़ का क्या मतलब होता है कि जो क्वेश्चन हमने पहले उनको कंसेप्ट हमें दिए हैं कि ये काम ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से, आगे उसकी वो एक्सरसाइज देते हैं ताकि वो जो कंसेप्ट उन्होंने पहले दिए हैं, उन जो कंसेप्ट हैं उनको हम बार बार करेंगे। तो बार बार करने से फिर वो हमें अच्छी तरह से कंप्रीहेंड हो जाते हैं। इस तरह से जो उर्दू में उसको मश्क कहते हैं, तो मश्क का मतलब यही होता है किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करना। मश्क का भी मतलब किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से वो जो इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शन के हवाले से कसर वाले जो रकमें हैं उनको किस तरह से प्लस करना है, माइनस करना है, उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उनके बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनकी मशक करेंगे, उनकी एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर वो आपको अच्छी तरह से कंप्रीहेंड होंगे। एक तरह से ये समझाने से आपको इतनी अच्छी तरह से इसकी समझ नहीं आएगी। तो आज जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कुछ ज्योमेट्री के हवाले से, वो भी बड़ी बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि नहीं बच्चों को आती, मुश्किल नहीं है ज्योमेट्री के हवाले से। तो ज्योमेट्री के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता होता कि ये जो एंगल है या ज़ाविया है, ये ज़ाविया क्या चीज़ होती है। तो ये बेटा हमारा दो जब शुआओं को, एक ये शुआ है और एक ये शुआ है, जब इनको मिलाया जाता है तो इसको हम ज़ाविया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ज़ाविया कहते हैं। अब ये ज़ाविया, ये दो शुआएँ हैं, इसका नाम अगर हम ओ रखते हैं, इसका नाम ए रखते हैं और इसका नाम बी रखते हैं। फिर ये है कि ये ज़ावियों को पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ने का क्या तरीका है कि जब ज़ाविया जिस जगह पर बन रहा हो उसको आपने हमेशा सेंटर में रखना है इसका नाम लिखते हुए। यानी कि ये एंगल हम लिखते हैं अगर मेजर एंगल, तो एंगल ये इसका साइन होता है ज़ाविये का, तो इसको हमने ए ओ बी ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे दूसरा नाम जो है वो इसका एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये एंगल का नाम हम लिख सकते हैं कि ये ज़ाविया है।
और इसको इस तरह से पढ़ना है। बच्चों को नहीं पता होता बिल्कुल भी कि ये ज़ाविया है, ज़ाविया तो किस तरह से इसको पढ़ना है। तो ये बाज़ बच्चे जो हैं BA O भी इसको पढ़ देते हैं, बाज़ को पढ़ने की समझ नहीं आती। तो समटाइम जो है ये इसको एंगल सिर्फ ये दरमियान वाला जो है, यानी कि जो सेंटर पे जहाँ पर ज़ाविया बन रहा हो उसे हमेशा सेंटर में आना चाहिए। बाकी दोनों आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर ज़ाविया बनता है उस नुक्ते को सेंटर में होना चाहिए। तो फिर ज़ाविया जो वो सही तरह से पड़ा है। बाज़ का जो सिर्फ सेंटर पॉइंट है उसकी मदद से भी ज़ाविये को हम ज़हर कर सकते हैं। जैसे ये है एंगल O, इसे हम एंगल O भी लिख सकते हैं, तो फिर भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। लेकिन अगर हम कहें कि मेजर एंगल BAO, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एंगल A पर नहीं बन रहा, सेंटर में क्या आ रहा है A, तो ज़ाविया A पर नहीं बन रहा, इसलिए ये जो हमने एंगल अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा गलत होगा। अब जो ज़ाविये की कुछ इक़साम हैं ना, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ाविये के कौन कौन से इक़साम हैं। ज़ाविया जो है वो एक होता है, यह प्रोटेक्टर की मदद से हम मेजर करते हैं ज़ाविये को। तो ज़ाविये को किस तरह से मेजर करना है प्रोटेक्टर की मदद से, तो वो ज़ाविये की आगे इक़साम है। कुछ ज़ाविये जो हैं, एक तो हमारा जो है वो बिल्कुल यहाँ से सीधी लाइन है, ये हमारी पहली लाइन है, और यहाँ से अगर बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर जाए और यहाँ पर ये जो ज़ाविया बनता है इसको क्या कहते हैं 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री एंगल जो है इसको कहते हैं कैमतुज़्ज़ाविया, कैमतुज़्ज़ाविया, कैमा-ज़ाविया। कैमतुज़्ज़ाविया तो मुसल्लस होती है उर्दू में, ये मेरे लिए तो कैमा-ज़ाविया, सिर्फ कैमा-ज़ाविया मिक्स ज़ाविया। तो राइट एंगल, इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, जो 90 डिग्री का ज़ाविया होता है। तो ये कैमा-ज़ाविया है, राइट एंगल है। अब बाज़ जो ज़ाविये हैं वो 90 से छोटे होते हैं, अब बाज़ जो हैं वो 90 से बड़े होते हैं। ये सीधी लाइन पर जो एक ज़ाविया बनता है, मसलन ये हमारे पास है, ये एक लाइन है, इस लाइन का ये नुक्ता है और यहाँ से हम ज़ाविये को स्टार्ट करते हैं और लाइन इधर आ जाती है। यहाँ पर दूसरी लाइन जो है वो, ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन है, यहाँ पर पहली शुआ है हमारी और ये दूसरी शुआ है, ठीक है, रे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। तो ये होता है 180 डिग्री का ज़ाविया। अब यहाँ से सीधा ऊपर जो है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है, और इस तरह से जो 180 डिग्री है 90 और 90 इस साइड पर होता है, तो टोटल जो है वो कितना बन जाता है, 180 डिग्री का ज़ाविया बनता है। अब ये 180 डिग्री का ज़ाविया, अब जो ज़ाविया 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, मसलन है ये ज़ाविया मैं इधर बनाता हूँ, तो ये ज़ाविया अब 90 डिग्री से छोटा है। तो ये ज़ाविया बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है कि ये एक प्रोटेक्टर की मदद से, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो ये जो इसमें दो हमारे पास है स्केल्स होते हैं, एक ऊपर स्केल बना होता है, एक नीचे स्केल बना होता है। तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमने कौन सा स्केल लेना है प्रोटेक्टर पर, ऊपर वाले अब जो है वो सिलेक्ट करना है या नीचे वाले के साथ। चले वो तो बात का मसला है, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी बात हो रही है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, ज़ाविये की जो अक़साम हैं उनकी बात हो रही है। तो ये ज़ाविया यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का ज़ाविया था इस जगह पर, और ये ज़ाविया जो है ये हमारा 90 डिग्री से छोटा है। आप समझ लें कि ये हमारा राउंड अबाउट जो है वो 60 डिग्री है, 60, तो 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा जो ज़ाविया होता है, यानी कि एन एंगल लेस दैन 90 डिग्री, लेस दैन 90 डिग्री, उसको हम एक्यूट एंगल, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, उर्दू में उसको कहते हैं हादा ज़ाविया, हादा ज़ाविया। तो उसको क्या कहते हैं, हादा ज़ाविया। और जो अफिसर्स होते हैं समझदार, वो भी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो समझते हैं कि बेस जो है, अभी हमारे पिछले दिनों हम 10th क्लास है, आपसे कहेंगे कि ये पता नहीं क्यों ये सर जो है ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं। तो 10th क्लास में वो एक हमारे ऑफिसर है, तो उन्होंने फिर बच्चों से यही क्वेश्चन किया था, अच्छा बेटा बताएं कि ये एक्यूट एंगल जो है वो कौन सा एंगल होता है।
तो अच्छी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही बच्चों से पूछने चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने अब एक्यूट एंगल का 9th-10th के साथ, ख़ास तौर पर 10th क्लास में पढ़ा रहा था, तो 10th क्लास के साथ इसका क्या ताल्लुक़ बनता है। तो लेकिन मुझे खुशी हुई कि बाज़ का जो टीचर ऑफिसर्स आते हैं तो वो बच्चों से सब्जेक्ट के रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो पूछना शुरू कर दे। सब्जेक्ट के रेलेवेंट चीज़ें बच्चे उस वक्त याद कर सकते हैं जब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने वो चीज़ें बच्चों से पूछी जो कि बच्चों से पूछनी चाहिए कि उनके कॉन्सेप्ट भी हैं या नहीं है। तो चले, वो एक अलग बात है कितने बच्चों ने उसका आंसर दिया, कितने बच्चों ने इसका आंसर ना दिया। तो ये जो हादा ज़ाविया होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। इसके बाद जो ज़ाविया है वो ज़ाविया है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारी ये ए ओ बी, और दूसरा ये है हमारा ये ज़ाविया है, ये ज़ाविया। अब यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया था, इधर क्या बनना था 90 डिग्री का ज़ाविया। अब ये 90 डिग्री से बड़ा ज़ाविया है, ठीक है। 90 डिग्री से जो बड़ा ज़ाविया होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्ट्यूज़ एंगल। एब्ट्यूज़ एंगल इंग्लिश में उसे कहते हैं, और उर्दू में उसे कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। मुनफरजा ज़ाविया। तो ये मुनफरजा ज़ाविया होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। अब और भी 180 डिग्री से ज़्यादा या वो चले, वो बेसिक कंसेप्ट्स में नई चीज़ें आती, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद है आपको बेसिक कंसेप्ट, वो थोड़ी सी चीज़ें आगे जो है ना वो चली जाती हैं। तो यहाँ पर तो मकसद है कि बेसिक कंसेप्ट देना। अब ये एंगल जो है वो तकरीबन 90 से तकरीबन आप समझ लें ये 120 है या 130 डिग्री का, जस्ट 130 डिग्री का आपके या 120 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पर कितना था 180 डिग्री का। तो ये हमारा क्या है मुनफरजा ज़ाविया। ये ज़ाविये जो हैं ये बेटा आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ हैं ये। अब इसके बाद आते हैं हम ज़ाविये से जब आगे निकलते हैं थोड़ा सा हम ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं। अब इनको बनाना किस तरह से, इनको ड्रा करना, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ इस वक्त बेसिक कंसेप्ट्स की। वो तो मतलब इतनी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये अगर पता हो तो फिर 9th-10th में जो ज्योमेट्री के हवाले से चैप्टर हैं उनको हल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब आते हैं हम ट्रायंगल की तरफ। जो हमारी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल, व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है और इसकी फिर आगे क्या इकसाम्स हैं। ट्रायंगल या मुसल्लस, उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुसल्लस। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल का मतलब होता है ज़ाविये। तो एक ऐसी शक्ल, एक ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 ज़ाविये हों उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, या उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं मुसल्लस। मिसाल के तौर पर ये एक है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो इसके 3 एंगल हैं, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है और एंगल 3 ये है, 1 2 3। और इसके 3 एंगल है, जब इसके 3 एंगल है तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ ट्रायंगल। सॉरी एन नहीं आता, तो इट इज़ अ ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल है। तो इसके अब किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी मुसल्लस के हमारे पास ये इसका नाम अब ये है ABC। अब ट्रायंगल का नाम पढ़ने के लिए भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी ये है कि इसके लिए ये जैसे हमारा जो ज़ाविया है उसके तरह कोई बाउंड नहीं है। इसका नाम हम ABC भी पढ़ सकते हैं, और इसका सिंबल ये होता है, जिस तरह ज़ाविये का सिंबल होता है इस तरह इसको सिंबल इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। और ये हम लिखेंगे मुसल्लस ABC, या फिर इसे हम मुसल्लस BCA भी लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम मुसल्लस CAB भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसे तीनों तरीक़ों में से किसी तरह भी आप पढ़ सकते हैं कि ये हमारी मुसल्लस है। अब एक मुसल्लस जो है उसके कितने हिस्से होते हैं, एक मुसल्लस के कितने होते हैं। तो एक मुसल्लस के बेसिकली हमारे पास कुल हिस्से जो होते हैं वो होते हैं 6। कुल हिस्से कितने होते हैं, 6 हिस्से होते हैं। 6 अब कौन कौन से हिस्से होते हैं, अब इसके 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही इसके
साइड्स होती हैं जिनको ज़िले कहते हैं। एंगल क्या होता है? ज़ाविया, एंगल ज़ाविया। और साइड्स क्या होती हैं? ज़िले। और 3 ही इसके साइड्स होती हैं और 3 ही इसके एंगल होते हैं। तो टोटल कितने हिस्से इसके बन जाएंगे? 6 हिस्से बन। अब मिसाल के तौर पर ये एंगल 1 है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा। चले मैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बेटा, वो जब नेक्स्ट पेज मैंने कहा चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे तो मैं आ गया, लेकिन वीडियो उस वक्त मैंने स्टॉप की तो उसके बाद तो मुझे ऑन करने याद ही नहीं रही। जब याद नहीं रही तो आगे मैंने काफ़ी वो एक्सप्लेनेशन चीज़ों की कर दी, तो मुझे तो बाद में पता चला कि अभी वीडियो तो आने नहीं हुई। तो चले मैं अब उनको एक दफ़ा आप दोबारा से रिपीट करके आपको समझाता हूँ। तो बात पिछले पेज पे यही हो रही थी कि इसके जो ट्रायंगल की टोटल जो है वो 6 चीज़ें इसकी होती हैं, 3 इसके एंगल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में, ये मसलस में, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो इस तरह इसके 3 एंगल बन जाएंगे। एंगल 1 जो है, अब इसको एंगल पढ़ने का तरीका ये भी है, ये एंगल 1 तो मैंने लिखा हुआ है। अगर ये 1 2 ना लिखा हो तो फिर ये B6 पढ़ना हो तो फिर हम ये जो एंगल है इसको हम पढ़ सकते हैं BAC या CAB। यानी इसको जब पढ़ना है इस एंगल को, तो ये ए जो है ये सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से दूसरे एंगल जो हैं वो भी, और इस तरह इसकी 3 साइड्स हैं। एक जो है वो मेयर AB है, और दूसरी साइड जो है ज़िला जो है वो इसका BC है, और तीसरा जो ज़िला है वो इसका AC है। ये तीनों जो हैं वो इसके ज़िले। अच्छा, अब आगे आते हैं मसलस की। ये जो मसलस के हवाले से तो मैंने बता दिया कि इसकी जो जस्ट इन्फॉर्मेशन। अब टाइप्स जो है मसलस की वो कितनी है? मसलस की जो किस्में हैं वो 2 तरह से हम मसलस की किस्में बनाते हैं। एक उसके ज़ाविये के हिसाब से किस्में बनाते हैं और एक ज़िलों के हिसाब से उसकी किस्में बनाते हैं। तो ज़ावियों के हिसाब से हम बात करते हैं पहले के ज़ावियाँ जो हैं, इस तरह कितनी जो टाइप्स बनती हैं मसलस की, कितनी किस्में हैं। तो अब जो ज़ावियों की कितनी किस्में होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, बेसिक है ये, बेस की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है। तो ज़ाविये की जो किस्में हैं वो एक हादा ज़ाविया होता है, एक कैमा ज़ाविया होता है, एक मुनफरजा ज़ाविया होता है। हादे ज़ाविये को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और कैमा ज़ाविया को राइट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। और कैमा ज़ाविया जो इसको राइट एंगल, वो एंगल जो कि 90 डिग्री का। मुनफरजा ज़ाविया ग्रेटर दैन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। और इसको हम एक्यूट एंगल एप्ट्यूज़ एंगल कहते हैं, एप्ट्यूज़ एंगल इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये एंगल के हिसाब से ही हमारे जो ट्राई एंगल है इनकी टाइप्स भी एंगल के हिसाब से ही बनती हैं। तो ट्राई एंगल जो है सबसे पहले जो है वो एप्ट्यूज़ एंगल ट्राई एंगल है, एप्ट्यूज़ एंगल ट्राई एंगल। एप्ट्यूज़ड एंगल्ड लिखना है, ये तो मैंने उसके लिए लिखा हुआ है ना, एप्ट्यूज़ एंगल के लिए। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसके जो तीनों ज़ाविये हैं वो लेस दैन 90 डिग्री होते हैं, यानी तीनों ज़ाविये जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि तीनों ज़ाविये जो वो हादा ज़ाविये होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक बात बेटा ज़हन में ये ज़रूरी रखना है कि ट्रायंगल जिस तरह भी हो, जिस तरह किस्म की भी बनी हो, तो उसके जब तीनों एंगल को हम सम करते हैं तो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। एक एंगल अगर बड़ा होता है तो एक छोटा हो जाता है, दूसरा छोटा होता है तो तीसरा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन जब भी उनको हम सम करते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो ऐसे फिर ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो, तीनों एंगल हादा ज़ाविया, उस मसलस को हम क्या कहते हैं? हादा ज़ाविया मसलस। इसके बाद है हमारी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये मैंने क्या लिख दिया है? एक्यूट एंगल कहाँ से आ गया भाई? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह की मिस्टेक अक्सर जल्दी में हो जाती हैं। तो कैमत ज़ाविया मसलस, तो कैमत ज़ाविया मसलस वो मसलस होती है जिसके एक ज़ाविया जो हमारे पास कैमा होता है। अब मिसाल के तौर पर ये इसका अगर 90 डिग्री का है तो अब तीनों जो हैं वो इसका सम जो है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। तो 180 में से हम 90 माइनस करें तो बाकी 90 बचता है। तो सपोज़ हम कर लेते हैं कि ये 45 है, ये भी 45 है, तीनों को जब सम करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। अब ये लाजमी नहीं कि ये 45 हों, दे कैन बी लेस दैन 45, दे कैन बी इवन मोर दैन 45।
तो लेकिन जब तीनों का हम सम करेंगे तो वो इट्स श्योर कि वो 180 डिग्री के ही इक्वल। क़ैमत ज़ाविया मसलस की एक और ख़ास बात होती है, बाकी जो मसलस होती हैं उनकी साइड्स को हमको पर्टिकुलर नाम नहीं देते, लेकिन जो क़ैमत ज़ाविया या राइट एंगल ट्राई एंगल है, इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो ये 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है इसको हम वतर कहते हैं, BC है ये BC, इसको हम वतर कहते हैं, इंग्लिश में से हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस तरह से नीचे वाली जो साइड है मेजर AB को हम उर्दू में कायदा कहते हैं, या इंग्लिश में से हम बेस कहते हैं। या फिर ये सीधी लाइन जो होती है इसको AC जो इसके उर्दू में अमूद कहते हैं और इंग्लिश में से परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसमें एक जो है वो इसके लिए राइट ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम भी है, पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस, या मसला को मैंने मसलस लिखा हुआ है, तो मसला फिसागोरस इसलिए कहते हैं। पेपर में बेटा आप लोगों को भी ये बार बार कहा जाता है कि जब आप पेपर लिखें तो लिखते हुए आप पेपर को एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर करें। हम ये देखें मैंने ख़ुद अपनी 2 जो गलतियाँ वो निकाल ली हैं, तो इस तरह से जब आप भी पेपर लिखेंगे तो आपकी गलतियाँ जो हैं बाज़ अब मुझे पता भी है कि ये वीडियो पता नहीं कितने लोगों ने देखनी, और मैं कोशिश यही थी कि मैं इसमें से गलती ना करूँ, चीज़ें ठीक तरह से लिखूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं। अब मसले को मैंने लिखना था और मैंने मसलस लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो मैंने राइट लिखना था और राइट की जगह मैंने एक्यूट लिखा हुआ है। तो ये गलतियाँ आपसे भी हो जाती हैं, इसलिए ये लाजमी जो है ना पेपर को अच्छी तरह से जब आप कंडक्ट करने के बाद टाइम अपना इतना सेव करें कि उसमें आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। तो ये हमारे परपेंडिकुलर होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो वतर का मुरब्बा मूद का मुरब्बा जमा कायदे के मुरब्बे के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये थी हमारी राइट ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी तो इसके बाद बहुत भी होता है, अभी तो सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस बारे में होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट द बेसिक। हमारा यहाँ पर काम है, मेरा मकसद था आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताना, तो बेस तो कम से कम आप सीखें, और जब आप बेस बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आगे भी चीज़ों को आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब तीसरी टाइप जो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, वो है ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसको मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस भी कहते हैं। मुनफरजा ज़ाविया चूँकि वो ज़ाविया होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको हम मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब एक अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर बाकी दोनों जो है डेफिनेटली 90 डिग्री से कम हों। तो ये मुसल्लस की इकसाम थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अब आ जाते हैं मुसल्लस की इकसाम विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड, उनकी जो साइड्स हैं उस हवाले से मुसल्लस की कितनी, तो वो 3 इकसाम है। ऐसी मुसल्लस जिसकी तीनों साइडें जो हम आपस में बराबर होती हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है, बी से भी 5 सेंटीमीटर है, सी है ये भी 5 सेंटीमीटर है। जब तीनों साइडें इक्वल हैं तो ऐसे मुसल्लस को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या मुतमासिल अज़ला मुसल्लस, या मुसावी अज़ला भी इसका नाम बाज़ कहते हैं। मुसावी और मुतमासिल एक बात, अल इज़ला मुसल्लस, मुसाविल अज़ला मुसल्लस भी इसको कहते हैं। तो अब ऐसी मुसल्लस जिसके अब 3 की बजाय 2 साइडें जो हैं वो आपस में बराबर हों, और तीसरी साइड वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। जैसे ये हमारी मुसल्लस है तो इसकी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, ये साइड छोटी है, तो बस का लाजमी नहीं कि ये जो साइड है तीसरी वो दोनों साइडों से छोटी होनी चाहिए, वो दोनों साइडें छोटी हो सकती है और तीसरी जो है ये इससे बड़ी होगी, तो बड़ी भी हो सकती है। तो इस तरह से जो मुसल्लस बनती है जो जिसकी 2 साइडें आपस में इक्वल हों और तीसरी उससे उनसे मुख्तलिफ हो, तो उसको हम कहते हैं मुसावी साकैन, मुसावी साकैन मुसल्लस उर्दू में से कहते हैं। और साकैन का मतलब होता है 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें अब 2 साइडें हमारी AC और BC, ये AC और BC दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये हमारे क्या होगी मुसावी साकैन मुसल्लस। इसके बाद तीसरी जो टाइप है विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू साइड जो है वो हमारी है स्केलन या मुख्तलिफ़ल इज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफ़ल इज़ला मुसल्लस ये ऐसी मुसल्लस होती है जिसके तीनों जो ज़िले हैं उनकी लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उसको हम कहते हैं मुख्तलिफ़ल इज़ला मुसल्लस। यानी AB BC के इक्वल नहीं, BC AC के इक्वल नहीं, तो तीनों की जो लंबाई है वो डिफरेंट होती है, एक 5 है, 4 है, एक 6 है।
तो ये मैंने जस्ट अपने पास से लिखी हैं। अब पता नहीं ये बात ठीक भी है या नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखी हैं। तो ये इसके एसोसिलेज स्केलन है, स्केलन यानी कि जिसके मुख्तलिफ अज़लाम से होते हैं। तो ये मसलस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ट्रायंगल के हवाले से, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 9th-10th में ये इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ एक दो और फिगर हैं। वैसे तो ज्योमेट्री की बहुत सी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ज्योमेट्रिक स्काल्स हैं, लेकिन 9th-10th में हमारा जिनसे वास्ता पड़ता है उनमें से ख़ास तौर पर ये हमारी एक रेक्टेंगल है जिसको मुस्ततील कहते हैं। तो मुस्ततील की शक्ल इस तरह की होती है, और यकीन पर ये मुस्ततील ये दूसरी तीसरी क्लासेस में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे जो 10th में भी चले जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि ये मुस्ततील किस तरह की होती है। तो पता होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। बाकी बच्चों के अपने मुकद्दर कि वो क्या गेन करते हैं क्या नहीं करते, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मतलब रेक्टेंगल इसको कहते हैं, और इसके ये अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल, ये दोनों इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। एक ये हमारी पैरेललोग्राम इसको कहते हैं, या इसको मतवाज़िल ज़िला कहते हैं। इसके एंगल जो है 90 डिग्री के तो नहीं होते, लेकिन आमने सामने के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। जितने का ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो इसके पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे को आगे पीछे जितना भी उनको बढ़ाया जाए वो एक दूसरे को किसी जगह कट नहीं करती, यानी उनको मतवाज़ी लाइन कहते हैं या मतवाज़ी ज़िले कहते हैं। तो मतवाज़ी इसी वजह से इसको इस हवाले से इसका नाम जो है वो मतवाज़िल इज़ला रखा गया है कि ये लाइन और ये ज़िला और एक दूसरे के मतवाज़ी हैं। ये ज़िला और ये ज़िला ये भी दोनों एक दूसरे के मतवाज़ी हैं। इनको जितना भी हम बढ़ाते जाएँ, जितना भी लंबा करें, तो किसी एक जगह पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारे जो है ये क्या बन जाएगी, एक मतवाज़िल इज़ला। तो ओ सॉरी, वो वीडियो को तो मैंने आने नहीं किया, और आगे मैंने वो जो समझा रहा हूँ चीज़ें कर रहा हूँ वो तो मैंने अभी देखा कि वीडियो चल ही नहीं रही। तो अब मुझे पता नहीं अब मैंने कहाँ पे छोड़ा था। चलो मैं यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो मैंने लिखी हैं चीज़ें, तो पहले कहाँ पर मैंने वीडियो को बंद किया था, और आगे शायद पेज जब नेक्स्ट पेज पे आया हूँ तो उस वक्त शायद क्लोज़ किया था। तो नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ से स्टार्ट किया था कि मैं बता रहा था कि ताकत के बारे में, कि ताकत जो है वो किस तरह से लिखनी है। तो ये 3 की ताकत 2 है। तो 3 की ताकत 2 का मतलब ये है कि 3 को हमने 2 दफ़ा आपस में, अब बच्चों को जब पूछते हैं कि ये 3 की ताकत 2 है तो इसका जवाब बताएं, तो वो जल्दी से 3 को 2 के साथ ज़रब देते हैं और वो कहते हैं इसका 6 है। तो 6 नहीं होता बेटा। ये 3 की ताकत 2 का मतलब है कि 3 आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो 3 ज़रब 3 करेंगे तो इसका जवाब 9 आएगा, 6 नहीं आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो समझाते हुए बताते हुए यहाँ भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है इस तरह से। और अगर चंद बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों ना हो, तो हमें तो हर बच्चे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हर बच्चे को छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। नहीं तो ये बच्चा इसको नहीं पता, तो अब 50 बच्चे हैं, 50 में जो 48 बच्चे हैं या 49 बच्चे हैं उनको इनको बातों का पता है, तो ये एक को नहीं पता, चलो एक खसमा दा सिर खाए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको भी हमें कोशिश करनी चाहिए वो भी चीज़ों को समझे। और जब हमारे पास आ रहा है तो ये हमारा हक़ बनता है कि हम उसको भी इम्तिहान में कामयाब करवाएँ और उसका मुस्तक़बिल बेहतर और अल्लाह करे ज़िंदगी में वो कामयाब हो जाएँ, और अब अपने वालिदैन के लिए ज़िंदगी में घर वाले के लिए एक सहारा बने, और हमारा जो मुल्क है वो बेहतर हो सके और तरक्की कर सके। तो ये ज़हन में बात होनी चाहिए। यही एक अच्छा टीचर जो होता है उसकी निशानियाँ होती हैं, तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। तो ये 3 की ताकत 3 का इस तरह से मतलब क्या है कि 3 को हम 3 से ज़रब नहीं देंगे, 9 नहीं इसका जवाब होगा, बल्कि 3 जो है वो उसको 3 दफ़ा आपस में ज़रब देंगे। 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो इसका जवाब 27 आएगा। फिर बाज़ बात जो है ना वो ये होता है कि ये ताकत और इसके ऊपर फिर एक और ब्रैकेट डालकर एक और ताकत आ जाए, ब्रैकेट डालकर एक और ताकत आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये ताकत और ये ताकत जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये दोनों फिर आपस में ज़रब खाती हैं। तो फिर 3 की ताकत, ये 3 की ताकत 2 और 3 की ताकत 6 बन जाएगा, और 3 जो है अब 6 दफ़ा इसको आपस में हमने ज़रब देना। लेकिन अगर ब्रैकेट के बगैर एक ताकत और उसके फिर ऊपर ताकत हो तो फिर वो ताकतें आपस में ज़रब नहीं खाती, फिर वो जो ताकत वाला रूल होता है। अब इसका मतलब 3 की ताकत अब 6 नहीं बनता, बल्कि 3 का मुरब्बा ये आ रहा है। 3 का जब मुरब्बा आ रहा है
3 की ताकत 2 है, तो अब हमने 3 की ताकत 2 को करना है, तो वो 3 की ताकत 9 बन जाएगा। तो इस तरह से 3 ज़रब 3 से 3 को हम 9 दफ़ा आपस में ज़रब देंगे। अब फिर जो है वो जज़र के हवाले से या स्क्वायर रूट के हवाले से बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। तो 3 का ये जज़र लिखा हुआ, तो जज़र का बेसिकली क्या मतलब होता है, जज़र की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है। तो इसलिए हम 3 की जो 1/2, इसलिए तो कहते हैं कि जो जज़रा मुरब्बा है वो आपस में कट जाते हैं। ये जज़रा है, ये मुरब्बा है, ये आपस में कट गए तो आंसर 3 आ गया। तो ये क्यों आता है, ये 3 का मुरब्बा है और इसके ऊपर क्या है, जज़र। जब इसके ऊपर जज़र है तो अब जज़र की कीमत हम क्या लिखते हैं, 1/2। जब 1/2 लिखते हैं, अब ऊपर मैंने रूल बताया है कि ये दोनों ताकतें आपस में ज़रब खाती। जब ये दोनों ताकतें आपस में ज़रब खाती हैं तो 2 को ज़रब करेंगे 1/2 के साथ, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाते हैं। अच्छा, अलजबरे में बाज़ का बच्चे फिर ये ज़हन बना लेते हैं कि जहाँ जज़र और मुरब्बा इकट्ठे आ जाएंगे तो इनका तो एक ही हल है कि इनको काटना ही काटना है, इनका इस तरह से ही ये हमारा इनका बेड़ा गर्क करना है और ये इनको ख़त्म करना है। तो वो जहाँ भी उनको मसला ये एक्स का स्क्वायर आ जाता है तो ये तो चले ठीक है कि ये जज़र है और ये मुरब्बा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसके साथ ये हमारे पास बाकी एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि ये एक्स की ताकत 2 है जमा 3 और इसके ऊपर जज़र, वो जल्दी से बच्चे देखते हैं कि ये मुरब्बा है, ये जज़र है, चलो ये तो काम चल गया, ये तो बस मज़ा आ जाएगा अब कि जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये जज़र मुरब्बा, जज़र से हमारी जान छूट जाएगी। तो वो कहेंगे कि इसका जवाब जो है एक्स जमा 3। ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत बात है, ये मैंने कास लगाया हुआ है। ये क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक इसको आप जमा नहीं करें उतनी देर तक आप मुरब्बा नहीं ले सकते। तो इसलिए ये नहीं करना आप लोगों ने। इस तरह से जब एक्स की ताकत 2 और जमा 3 की ताकत 2 हो तो फिर भी आप समझे कि अब चले दोनों के ऊपर मुरब्बा है तो अब तो हम काट सकते हैं, फिर भी आप नहीं काट सकते, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अब एक्स की ताकत 2 जमा 9 और इसका ऊपर जज़र आएगा, और जब तक ये इनको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे उतनी देर तक इसका कोई हल मुमकिन नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रब और जो तकसीम है उसमें अलग बात है कि एक्स की ताकत 2 ज़रब 3 की ताकत 2 है और इसका जज़र है। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स की ताकत 2 का जज़र और 3 की ताकत, ये मैंने क्या लिख दी, 3 की ताकत 2 का जज़र। तो ये जज़र मुरब्बा और ये जज़र मुरब्बा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्स ज़रब 3 आ जाएगा, या हम इसे 3x लिख सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। इस तरह जब डिवीज़न में भी होता है कि ये एक ऊपर जो है एक्स की ताकत 2 है, नीचे जो है 3 की ताकत 2 है, तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स की ताकत 2 का जज़र बटा 3 की ताकत 2 का जज़र। तो ये जज़र मुरब्बा ये जज़र मुरब्बा भी काट सकते हैं और इसका जवाब आएगा x बटा 3। तो ये जो है ना ये पॉसिबल है जब 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं तो एक के ऊपर ये एक्स की ताकत 2 ज़रब 3, दूसरे के ऊपर जज़र नहीं है, फिर इसका जज़र मुरब्बा तो कट जाएगा लेकिन इसका जज़र तो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए एक्स तो जज़र से बाहर आ जाएगा लेकिन 3 का जज़र हमें उसी तरह साथ लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात और हाँ, ये चलो ये छोटी छोटी बातें जज़र के हवाले से अगर आप याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेटा जो मैंने आपको भी बताई कि ट्रायंगल के हवाले से, इसके बाद जो ये जज़र में और मुरब्बे में और ये जो ताकत लेते हैं ये बच्चे जो है किस तरह से गलतियां करते हैं और इन गलतियों से आपने किस तरह से बचना है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह फिर और भी चीज़ें मैं देखता हूँ समझाते हो, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये 3 पार्ट हो गए हैं मेरे, तो बेसिक कुछ चीज़ें और भी हैं वो भी मैं नोट करता हूँ, साथ साथ आपको समझाता हूँ। बात फिर वही एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं कि आप मैंने इतना बता दिया है तो आपको समझ भी आ गई है तो अब आप मैथ में परफेक्ट हो गए हैं। तो परफेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी मेहनत का फल भी देगा और यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स एंड गुड जॉब इन योर लाइफ। आप अच्छे इंसान बनेंगे, माशरे में आपकी इज़्ज़त होगी। तालीम से ही कौमें तब्दील होती हैं, तालीम से ही इनकलाब आता है और तालीम जो है वो जाकर बड़ी क्लासेस में तो उस वक़्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक छोटी क्लासेस के जो छोटी चीज़ों के
चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर ये मैथमेटिक्स के हवाले से वो चीज़ें आपको नहीं आती, तो बड़ी क्लासेस में फिर ये तो चीज़ें नहीं वहाँ पर बताई जाती। वहाँ तो फिर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो और चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनमें यूज़ होती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इनका उनमें इस्तेमाल होता है और फिर वो क्वेश्चन हल होते हैं। और जब ये चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो हाउ इज़ इट्स पॉसिबल कि आप वो क्वेश्चन हल कर सकेंगे। बिल्डिंग की बुनियाद बेटा जब ठीक नहीं होगी तो उस एक नाक़िस बुनियाद के ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग हम कैसे कायम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।